साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस हिंदी वॉल्यूम 9। अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। अंग्रेजी में यह 208 पेज की पांडुलिपि दूसरी प्रति है, जिसका शीर्षक है अनचेबल्स और दी चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज घेटो, अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। यह पूरी पांडुलिपि स्वयं में एक स्वतंत्र पुस्तक स्वरूप है। इसके साथ एक विषय सूची मिलती है जो 4 खंडों में है। यह आगे 14 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों के क्रम में थोड़ा संशोधन करना पड़ा, जिससे उसे विषय सूची के अनुसार रखा जा सके। अध्यायों के शीर्षकों में कुछ एक संशोधनों को छोड़कर लेखक ने बाकी सारी सामग्री में कहीं कोई संशोधन नहीं किया है। संपादक। भाग 3, समस्या की जड़ें। चैप्टर 8, विदेश के तदनुरूप उदाहरण। 1, रोम में गुलाम प्रथा। 2, इंग्लैंड में अर्ध गुलाम। 3, यहूदी और हीनता तथा 4, नीग्रो और गुलाम प्रथा। सामाजिक असमानता केवल हिंदू समाज में ही नहीं है, यह अन्य देशों में भी रही और समाज के उच्च और निम्न, मुक्त और अमुक्त, पूजनीय और निंदनीय वर्गों में बंटने का कारण यही रही है। अन्य प्राचीन और आधुनिक देशों में अमुक्त और निंदनीय वां की स्थिति और उनकी हैसियत के साथ भारत के अस्पृश्यों की स्थिति और उनकी हैसियत की तुलना करने पर बहुत सी बातों का पता चलेगा। इनके अंतर और समानताओं को भली भांति समझने के लिए इन एक जैसे उदाहरणों के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेना उनकी तुलना करने से पहले अत्यंत आवश्यक है। विश्व के सभी भागों में इन सभी वर्गों की स्थिति का सर्वेक्षण प्रस्तुत करना संभव नहीं, न यह आवश्यक है। केवल कुछ थोड़े से उदाहरण व्याख्या के रूप में लिए जा सकते हैं। हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन करते समय हमारे मन में 3 प्रश्न एकदम उभरकर सामने आते हैं। अस्पृश्यता क्यों कर समाप्त नहीं हुई? अस्पृश्यों पर अन्याय को हिंदू वैध और न्यायपूर्ण क्यों मानते हैं? अस्पृश्यों के साथ अपने व्यवहार में हिंदू अपने विवेक के संकेत का अनुभव क्या नहीं करते? भाग 1, रोम में गुलाम प्रथा। 2, इंग्लैंड में अर्ध गुलाम। 3, यहूदी और हीनता। अस्पृश्यों जैसे निम्न और निर्दलीय वर्ग कभी अन्य समाजों में भी रहे हैं। उदाहरणार्थ, ये कभी प्राचीन रोम में होते थे। प्राचीन रोम में 5 प्रकार के निवासी थे। 1, पैट्रिशियन कुलीन। 2, प्लेबियन अकुलीन। 3, क्लायंट पराधीन। 4, गुलाम और 5, फ्रीमेन मुक्त गुलाम। पैट्रिशियन लोग शासक वर्ग के होते थे। वे प्रत्येक अर्थ में नागरिक होते थे, शेष सभी हैसियत में नीचे होते थे। प्लेब और क्लायंट वर्ग युद्ध में नष्ट हो गए। नए लोगों में से जिन लोगों ने पैट्रिशियनों के प्रतिष्ठित परिवारों के प्रमुखों की शरण में रहने की याचना की व उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, वे क्लायंट कहलाए। जिन लोगों ने इस प्रकार के व्यक्तिगत संरक्षण के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया और सीधे राज्य का संरक्षण स्वीकार किया, वे शाही गुदस्तादार बन गए। इन लोगों को प्लेबियन कहा जाने लगा। प्लेबियनों को चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार था। वे अपनी संपत्ति को रोम के कानून के अधीन हस्तांतरित कर सकते थे और इसके लिए न्यायाधिकरणों की सहायता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उन्हें नगर के प्रशासन में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। वह अर्ध नागरिक होते थे। उन्हें नगर के धार्मिक कार्यकलापों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। पैट्रिशियन और प्लेबियन के बीच विवाह संबंध होने का तो प्रश्न ही नहीं था। क्लायंट को सहायता और सुरक्षा के लिए अपने पैट्रिशियन संरक्षक पर निर्भर रहना पड़ता था। क्लायंट और उसके बाल बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके पैट्रिशियन संरक्षक को करनी पड़ती थी। यह संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी का होता था, जो पिता के बाद उसके पुत्र से होता था। क्लायंट को न केवल अपने भरण पोषण के लिए अपने पैट्रिशियन संरक्षक पर निर्भर रहना होता था, बल्कि उसे अपनी कानूनी सुरक्षा के लिए भी उसी पर निर्भर रहना पड़ता था। चूंकि वह नागरिक नहीं होता था, इसलिए उसे कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
और उसके कष्ट निवारण के लिए उसके पेट्रिशियन संरक्षक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी और उसके मुकदमेबाजी में फंस जाने पर उसके बदले न्यायाधिकरण के सामने उपस्थित होना पड़ता था। जहां तक गुलामों का प्रश्न है, उनकी संख्या लाखों में थी। हर अमीर जीनदार के पास सैकड़ों या हजारों की संख्या में गुलाम होते थे। जिस किसी के पास थोड़े बहुत गुलाम न हो, वह निर्धन कहलाता था। गुलाम निजी संपत्ति होते थे। वे कानून की दृष्टि से मनुष्य नहीं थे और इसलिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। कुछ एक स्वामी ही उन पर दयालु होते थे। आमतौर से उनके साथ अत्यंत निर्दयतापूर्ण व्यवहार होता था। सेनेका का कथन है, यदि भोजन के समय कोई दास खांस देता या छींक देता या उसके हाथ से चाबी गिर जाती और उसकी आवाज सुनाई पड़ जाती तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता था। हम अक्सर उसकी खूब पिटाई करते थे, उसके हाथ पैर या दांत तोड़ देते थे। एक अमीर रोमवासी अपने गुलाम को उसकी लापरवाही पर मछलियों के पोखर में धकेल देता था, जिससे लिम्प्रे मछलियां उसे नोच नोच कर खा ले। जो गुलाम अपने स्वामी को अप्रसन्न कर देता था तो उसे सजा के तौर पर तहखाने में बंद कर दिया जाता था। सारा दिन उन्हें भारी भारी जंजीरों में बंधे बंधे काम करना पड़ता था। कई गुलामों को गर्म सलाखों से दाग दिया गया था। रोम के एक लेखक ने एक मिल का वर्णन जहां इन दासों को काम करना पड़ता था, इन शब्दों में किया है, हे भगवान, ये ठठरियां भी क्या कोई इंसान है? इनकी चमड़ी कोड़ों की मार से उधड़ी पड़ी है। शरीर चिथड़ों में लिपटा हुआ है, सारा शरीर मुड़ गया है, सिर मुंडा हुआ है, पैरों में सांकलें पड़ी हुई हैं, आग की गर्मी से शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, पलकें आग की लपटों से झुलसी हुई हैं और पूरे शरीर पर भूसी लिपटी हुई है। किसी समय में अंग्रेजों के समाज में भी सेवक वर्ग हुआ करता था। यह जानने के लिए कि नॉर्मनों की विजय के समय अंग्रेजों के समाज की क्या दशा थी, हमें डूम्सडे पुस्तक के पृष्ठ उल्टने होंगे। इस पुस्तक में इंग्लैंड की भूमि व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के किसानों का सामाजिक सर्वेक्षण किया गया है, जैसी कि विजेता विलियम ने 1086 में अपनी विजय के तुरंत बाद यहां स्थापित की थी। इस पुस्तक में उस समय की आबादी के निम्नलिखित वर्ग बताए गए हैं। 1. सामंतों के नीचे भद्र लोगों का वर्ग और पादरी। सर्वोच्च पट्टेदार 1400, अधीनस्थ पट्टेदार 7900, टोटल 9300। 2. भूमिधर मुक्त गुलाम 12000, छोटा भूमिधर खिदमती काश्तकार 32000, टोटल 44000। 3. अर्ध मुक्त या अमुक्त अर्ध गुलाम 1,69,000, झोपड़ी में रहने के बदले काम करने माँ वाले किसान 90,000, टोटल 2,59,000। 4. गुलाम 25,000, कुल 3,37,000 की जनसंख्या में 2,84,000 लोग या तो अमुक्त थे या फिर गुलाम थे। वह कुछ ऐसा सेवक वर्ग था जो नस्ल या धर्म पर आधारित नहीं था, लेकिन इतिहास में धर्म और नस्ल के आधार पर बने सेवक वर्ग के कई उदाहरण मिलते हैं। इनमें यहूदी मुख्य थे। ईसाइयों के इस विश्वास के आधार पर कि ईसा की मृत्यु यहूदियों के कारण हुई, यहूदियों को सताया जाता रहा है। मध्यकाल में यूरोप के सभी शहरों में यहूदियों को सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया जाता था और यहूदियों के ये निवास क्षेत्र घेटो कहलाते थे। 1050 में ऑस्ट्रेलिया में कोएंजा में हुई ईसाइयों की एक महासभा में अधिनियमित किया गया कि कोई भी ईसाई किसी मकान में यहूदी और मूर्ख हबशी लोगों के साथ नहीं रहेगा और न उनके साथ भोजन करेगा, और जो कोई इस नियम को तोड़ेगा वह 7 दिन तक प्रायश्चित करेगा। यदि कोई व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होकर ऐसा करने से इनकार कर दे तो उसका 1 साल तक सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। यदि कोई साधारण व्यक्ति यह अपराध करे तो उसे 100 कोड़े लगाए जाएं। 1388 में फैलेंशिया में हुई महासभा में एक नियम बनाया गया कि ईसाई उन घरों में न रहें जो यहूदियों के लिए निर्धारित हैं, और जो वहां रह रहे हों वे प्रमुख चर्च के द्वारा इस आदेश के जारी होने के 2 महीने के भीतर वहां से हट जाएं, और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें पादरियों द्वारा प्रताड़ित किया जाए। मध्यकाल में यहूदी इकट्ठे होकर एक जगह स्नान करते थे। स्नान करने के लिए और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। इसका कारण यह था कि ईसाई जिन नदियों में नहाते थे वहां राज्य की ओर से यहूदियों का नहाना वर्जित था। 14वीं शताब्दी में ऑगस्ट के यहूदियों को बहुत कठोर शर्तों पर नगर में फिर से रहने की इजाजत दी गई थी। इन शर्तों में एक शर्त यह थी कि वे माइन नदी में स्नान नहीं कर सकते। राज्य द्वारा यहूदियों पर कुछ कर भी लगाए गए। ये कर 3 प्रकार के थे: व्यक्ति कर, व्यक्तिगत लेन देन और विशेषाधिकारों पर विशेष प्रकार का जुर्माना और शुल्क। किस उम्र में यहूदी स्त्री या पुरुष व्यक्ति कर का भुगतान शुरू कर देगा उसमें बहुत अंतर था, किंतु यह उम्र बहुत कम होती थी। 1273 में इंग्लैंड की तरह स्पेन में भी 10 साल की उम्र के यहूदियों को यह कर देना पड़ता था। शांति काल में यहूदियों के घरों में सिपाहियों को जबरदस्ती रख उनसे धन वसूलना तो आम बात थी। मध्यकाल में जगह जगह यहूदियों से इस प्रकार धन वसूल करने के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। 1215 में पोप इनोसेंट तृतीय ने एक फरमान जारी किया कि ईसाइयों से अलग अपनी पहचान के लिए यहूदी बाहर अपने कपड़ों के ऊपर एक बिल्ला लगाया करेंगे। लेटनन परिषद ने स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया कि यहूदी बिल्ला लगाएंगे, किंतु उसका विवरण नहीं बताया गया।
उसने यह बात स्थानीय गवर्नरों और सरकारों पर छोड़ दी कि वे निश्चित करें कि उस अपमानजनक बिल्ले की छाप, रंग और आकार क्या होगा। प्रत्येक गवर्नर और सरकार ने अपनी मर्जी से बिल्लों का रंग और आकार निश्चित कर दिया। उन बिल्लों के रंग और आकार इतने बदले कि वे निरर्थक हो गए और यहूदियों ने ये बिल्ले लगाने छोड़ दिए। चून की बिल्ले अक्सर छिप जाया करते थे, इसलिए 1525 में पोप क्लीमेंट सप्तम ने यह व्यवस्था कर दी कि यहूदी अब पीला हैट या बोनेट पहना करेंगे। अस्पृश्यों की मौजूदा स्थिति के दौरान किसी जमाने में इंग्लैंड के कैथोलिक ईसाइयों की स्थिति की याद आने लगती है। कैथोलिक ईसाइयों पर अनेक प्रकार की पाबंदियां थीं और उन्हें अनेक कष्ट भुगतने पड़ते थे। इनकी सूची निम्नलिखित है। 1. मौजूदा कानून के अनुसार कैथोलिक ईसाइयों के विवाह या ऐसे सभी विवाह गैरकानूनी हैं जो कैथोलिक पादरियों के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इसके फलस्वरूप उस पक्ष को जिसका त्याग किया जाता है, चाहे उसका कारण कुछ भी क्यों न हो, स्थानीय चर्च से या अपने देश के राज्य की सरकार से कुछ भी हर्जाना नहीं मिलेगा। यह विधान भी है कि इस अपराध के लिए उस पादरी को देश निकाला दे दिया जाए या उसे जेल में डाल दिया जाए या उसे निर्जन स्थान में भेज दिया जाए। 2. मौजूदा कानून के अनुसार चूंकि कैथोलिक पादरियों के भरण पोषण या कैथोलिक पूजा पद्धति पर दिया गया खर्च अंधविश्वास के प्रयोजनों पर किया गया खर्च समझा जाता है, इसलिए यह धनराशि जब्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति उसे हड़प लेता है, तब वह धनराशि कानून के तहत उससे वसूल नहीं की जा सकती। इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। 3. महामहिम की थल और जल सेना में काम करने वाले कैथोलिक अपने धर्म की रीति के अनुसार रविवार और अन्य त्योहारों पर पूजा के लिए गिरजाघरों में नहीं जा सकते थे और उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध इन्हीं दिनों प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में जाने के लिए मजबूर किया जाता था। यह ऐसा दोष था जिसके कारण बहादुर और वफादार सैनिकों में असंतोष व्याप्त था और यह असंतोष तब व्यक्त होता था जब हर व्यक्ति से संगठित हो शत्रु का सामना करने के लिए यह अपेक्षा की जाती थी कि ऐसे क्षणों में यूनाइटेड किंगडम एकजुट रहेगा। 4. चार्ल्स द्वितीय के 13वें आदेश के द्वारा, जिसे प्रायः कॉर्पोरेशन एक्ट कहा जाता है, सभी कैथोलिक ईसाइयों को नगरों और कॉर्पोरेशन के प्रशासन कार्य से वंचित कर दिया गया था। 5. चार्ल्स द्वितीय के 25वें आदेश के द्वारा, जिसे प्रायः टेस्ट एक्ट कहा जाता है, सभी कैथोलिक ईसाइयों को सिविल और सेना की नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। 6. विलियम तृतीय के 7वें व 8वें आदेश के द्वारा लगभग 27वीं शताब्दी में रोम के कैथोलिक ईसाइयों को चुनाव में मत डालने से वंचित किया जा सकता था। 7. चार्ल्स द्वितीय के 30वें आदेश खंड 2 के द्वारा लगभग पहली शताब्दी में रोम के कैथोलिक पियरों को संसद में पैतृक आधार पर मिलने वाली सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। 8. इसी कानून के द्वारा रोम के कैथोलिकों को हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। 9. रोम के कैथोलिक ईसाइयों को अनेक कानूनों के द्वारा चर्च के अधिकारियों को अपनी संपत्ति का अधिकार हस्तांतरित करने से वंचित कर दिया गया था, जो कानून के तहत यहूदियों तक को मिला हुआ था। 10. यद्यपि महामहिम की जल सेना और थल सेना में अधिकांश लोग कैथोलिक थे, तब भी किसी भी व्यवस्था में उन्हें धार्मिक सुविधाएं आदि नहीं दी गई थी। लेकिन यदि वे उन धार्मिक रीतियों का पालन करने से अस्वीकार कर देते जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त गिरजाघरों द्वारा निश्चित की गई थी, तब उन्हें भारी से भारी दंड और यातना दी जा सकती थी। सेना के नियम के खंड 1 में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई सैनिक डिवाइन सर्विस और सरमन के समय अनुपस्थित रहता है, तब पहली बार के अपराध स्वरूप उसके वेतन में से 1 शिलिंग जब्त कर लिया जाएगा। अगर वह दूसरी बार या बार बार अपराध करता है, तब हर बार 1 शिलिंग जब्त करने के अतिरिक्त उसे जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इस कानून की धारा 2 और धारा 5 के तहत यह भी विधान किया गया कि अगर वह अपने से ज्येष्ठ अधिकारी को किसी विधि सम्मत आदेश की अवमानना करता है, और निश्चय ही अगर वह डिवाइन सर्विस और सरमन के समय उपस्थित रहने के बारे में अपने ज्येष्ठ अधिकारी के आदेश की अवमानना करता है, तब उसे मृत्यु दंड या और कोई दंड, जैसा भी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दिया जाए, भुगतना पड़ेगा। 11. महामहिम के अन्य प्रजाजनों की भांति रोम के कैथोलिक ईसाइयों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त धर्म का समर्थन करना पड़ेगा। इस प्रकार उन्हें 2 धर्मों की विधियों का पालन करना पड़ेगा। निश्चय ही वे इस संबंध में कोई उज्र नहीं करते थे, लेकिन वे यह अनुभव करते थे कि उनकी यह शिकायत उचित ही है कि उनके धर्म को वैसी मान्यता प्राप्त नहीं है जैसी कि प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों को प्राप्त है। 12. अस्पतालों व फैक्ट्रियों में और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जब कैथोलिक पादरी रोटी और कुछ पेय बांटने आते हैं, तब गरीब कैथोलिक बच्चों को घुसने नहीं दिया जाता और रोम के गरीब कैथोलिक ईसाइयों के बच्चों को उनके माता पिता के सामने कभी कभी प्रोटेस्टेंट स्कूलों में जबरदस्ती डाल दिया जाता है। कैथोलिक ईसाइयों की तरह अस्पृश्यों को भी बहिष्कृत किए जाने की यंत्रणा भुगतनी पड़ती है। भाग 3. समस्या की जड़ें। चैप्टर 8. विदेश के तदनुरूप उदाहरण। भाग 4. नीग्रो और गुलाम प्रथा। निम्नलिखित निबंध की मूल अंग्रेजी पाठ की प्रति श्री एस एस रेगे से प्राप्त हुई थी।
चूंकि यह नीग्रो और गुलाम प्रथा इस अध्याय की योजना के विषयों में से एक विषय के बारे में है जिस पर उक्त विवेचन में कोई चर्चा नहीं हुई है, अतः इसे यहाँ सम्मिलित किया गया है। संपादक, ऐसा लगता है कि विधाता ने अफ्रीका महाद्वीप के साथ स्थायी रूप से संधि कर उसके भाग्य में लिख दिया है कि वह एशिया और यूरोप के स्वतंत्र और सभ्य निवासियों के लिए गुलामों की एकमात्र जन्मस्थली रहेगा। अमेरिका में यूरोपियनों द्वारा गुलाम के रूप में नीग्रो का आयात शुरू करने के पूर्व अरब निवासियों द्वारा एशिया में नीग्रो लोगों का आयात किया जाता था। हालांकि स्थिति यही थी, लेकिन अमेरिका में और अंग्रेजों की नई बस्तियों में नीग्रो लोगों को किस तरह गुलाम बनाकर रखा जाता था, इसका बड़ा ही कारुणिक इतिहास है, जिसे सुनकर लोग एशिया में गुलाम के रूप में नीग्रो लोगों के आयात की कथा को भूल जाते हैं। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि अमेरिका में नीग्रो लोगों का यूरोप के निवासी किस प्रकार आयात करते थे, यह सब एक बहुत ही विभत्स कार्य होता था। यह आयात 16वीं शताब्दी के पहले दशक में शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य तक चला। कोलंबस जब पहली बार 1492 में बहामा द्वीप पर पहुंचा, तब उसके बाद आधी शताब्दी में स्पेनवासियों ने मेक्सिको से पेरू होते हुए यूरुग्वे तक के विशाल भूभाग को जीत लिया था और उन्होंने अंशतः इस पर कब्जा भी कर लिया था। इसमें बड़े बड़े वेस्ट इंडियन द्वीप भी शामिल थे। पुर्तगालियों ने ब्राजील में 1531 में अपनी बस्तियां बसनी शुरू की थीं। पुर्तगालियों और स्पेनवासियों ने यहां आते ही अपने अपने अधीन के क्षेत्रों की प्राकृतिक संपदा का दोहन करना शुरू कर दिया, मुख्य भूभाग में स्थित सोने और चांदी की खानों का पता लगाना और उन्हें खोदना शुरू कर दिया और द्वीपों की उपजाऊ भूमि पर तंबाकू, नील और गन्ने की खेती शुरू की। लेकिन उनको तुरंत अपेक्षित संख्या में श्रमिकों की पूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ गया। उन्हें पर्याप्त संख्या में श्रमिक चाहिए थे। वहां पर श्वेत श्रमिकों की मजदूरी ज्यादा थी और यूरोपवासी वहां की उष्णकटिबंधीय तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अतः वहां यूरोपवासियों को स्वयं काम करने में कष्ट होता था। वहां पर गैर यूरोपीय श्रमिक के रूप में वहां के स्थानीय लोग ही उपलब्ध थे। इस भूभाग को जीतने के दौरान पुर्तगालियों और स्पेनवासियों ने अधिकांश इंडियन स्थानीय लोगों का संहार किया था। इन आक्रमणों से डरकर बहुत से इंडियन लोग भागकर पहाड़ों और जंगलों में जाकर छिप गए थे। जो भी उपलब्ध हुए उन्हें गुलाम बना दिया गया और खानों में खुदाई के काम पर लगा दिया गया। पुर्तगालियों और स्पेनवासियों के कोढ़ों की मार खाकर और उनसे खानों और खेतों में जिस निर्दयता से अनथक काम लिया जाता था, उससे वहां के स्थानीय निवासी बीमार पड़ जाते और मर जाते थे। दक्षिणी अमेरिका के आनरबिक स्पेन के विजेता कनक्विजिटोर के नाम से जाने जाते थे। ये कनक्विजिटोर निकालेस दी ओवडो के नेतृत्व में, जो कोलंबस के तुरंत बाद यहां आया था, अपने साथ बार्तोलोमे दी लस कसास नामक एक नवयुवक पादरी को ले आए। यह पादरी अपने पवित्र आचरण के लिए विख्यात था। लस कसास पर कोर्ट ऑफ स्पेन में यह आरोप लगाया गया कि वह इन इंडियन स्थानीय लोगों के साथ इस आशा से स्नेहपूर्ण व्यवहार करता था कि वह इनको पवित्र ईसाई धर्म में दीक्षित कर लेगा। लस कसास मैक्सिको का प्रथम बिशप था। लस कसास ने अपने उस कर्तव्य का पालन करते हुए जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था, हाइती में कनक्विजिटोरों द्वारा वहां के इंडियन निवासियों पर किए जाने वाले निर्दयतापूर्ण व्यवहार को अपनी आंखों से देखा था और जीवन पर्यंत हाइती के बच्चे खुचे बेचारे इंडियनों की, जिन्हें कैरिबियन कहा जाता था, उनके मालिकों के हाथों नष्ट होने से रक्षा की। कैरिबियन लोग विनम्र, सीधे सादे और मिलनसार नस्ल के थे। जब कोलंबस ने उनका पता लगाया था तब उनकी संख्या 10 लाख से कम नहीं थी। ये विभिन्न राज्यों में बंटे हुए थे। इन राज्यों में इनके प्रमुख, जिन्हें कैशिक कहा जाता था, शांतिपूर्वक राज्य करते थे। कोलंबस के बाद स्पेन के जो साहसी लोग यहां आए, उनके सुनियोजित अत्याचारों के कारण इनकी संख्या मुश्किल से 60,000 रह गई। यह कहा जाता है कि सभी गांवों के लोगों ने अन्य लोगों को भी आमंत्रित कर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके द्वारा किए जा रहे नरसंहार और क्रूर अत्याचार का और कोई निदान नहीं था। लस कसास ने आत्मदाह की अनेक घटनाओं को स्वयं देखा था। लस कसास ने इन घटनाओं को लेकर क्षोभ व्यक्त किया, लेकिन उसका विरोध करना व्यर्थ था और उसके उस विरोध का निष्फल होना निश्चित था। जंगलों की सफाई, जमीन की जुताई और खानों की खुदाई तो होनी ही थी। इसके बिना ईश्वर प्रदत्त राज्य मनुष्य के लिए स्वर्ग नहीं बन सकता था। लस कसास ने इसे अनुभव कर लिया था, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि अगर यह सब कार्य होते हैं, तब यहाँ के इंडियनों को कितने कष्टों को भोगना पड़ेगा। उसकी दया की भावना ने उसे नीग्रो लोगों के निःशुल्क आयात की स्वीकृति देने के लिए किंग ऑफ स्पेन को प्रार्थना पत्र भेजने के लिए प्रेरित किया। स्पेन की सरकार ने 1511 में राजा ग्याकी की भारी संख्या में नीग्रो लोगों को इस नई दुनिया में ले जाया जाए। इसके अनुसार माल की तरह नीग्रो लोगों से लदे जहाज इस नई दुनिया को मनुष्य का स्वर्ग बनाने के लिए यहाँ आए। कुछ वर्षों तक यहाँ के इंडियनों और नीग्रो लोगों दोनों ने साथ साथ मिलकर कनक्विजिटोरों के अधीन काम किया। इंडियनों की तुलना में नीग्रो लोगों की काठी मजबूत सिद्ध हुई।
एक कनक्विजिटर का कथन है कि जब उसने 4 ब्रिगोटाइनों के लिए जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच इस्थमस जल संधि से होकर जाते थे, लकड़ी के लदे भरने का काम किया, तब उसने सैकड़ों इंडियनों और 30 नीग्रो लोगों को इस काम पर लगाया था। अंत में उसे पता लगा कि इस काम में 500 इंडियनों की मृत्यु हो गई और 30 के 30 नीग्रो वैसे के वैसे ही बच गए। ये नीग्रो लोग मरने से बच ही नहीं गए, बल्कि इतने हृष्ट पुष्ट हो गए कि लोगों की तो यह आम धारणा सी बन गई कि जब तक नीग्रो को फांसी नहीं दे दी जाती तब तक वह नहीं मर सकता, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई भी कमजोर होकर मरता नहीं सुना गया है। नीग्रो लोगों ने अपने व्यवहार और आचरण से यह प्रमाणित कर दिया कि इंडियन लोगों की अपेक्षा वे अधिक उपयोगी साधन है। इस कारण इंडियन लोगों को तो छोड़ दिया जाता था और श्रमपूर्ण कार्य के लिए नीग्रो लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। ऐसा इसलिए होता था कि विधाता ने इंडियनों को कम और नीग्रो लोगों को अधिक मजबूत बनाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन लोग तो गुलाम होने से बच गए, लेकिन नीग्रो लोगों के भाग्य में वह वस्तु आ गई जो कनक्टिविटी उन पर लागू करना चाहते थे, एक ऐसा भाग्य जिसे अपनाने के लिए पवित्र और दयालु हृदय वाले पादरी लस कसास ने उन्हें आमंत्रित किया था और जिसके योग्य होने के बारे में नीग्रो लोगों ने अपने सामर्थ्य को स्वयं सिद्ध कर दिया था। जब लोगों को यह पता चल गया कि 4 इंडियनों की अपेक्षा एक नीग्रो ज्यादा काम करता है, तब नीनो लोगों का व्यापार करने के लिए तुरंत एक नियमित मंडी खुल गई। पुर्तगालियों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो मंडी स्थापित की, उससे एकदम मुनाफा होने लग गया और यह स्वाभाविक था, क्योंकि नई दुनिया की अपार संपत्ति का उपयोग नीग्रो लोगों के श्रम के बिना असंभव था। लोग इस नए व्यापार में इस तरह तल्लीन हो गए कि पूर्व की ओर जाने के लिए नए रास्ते की खोज का काम जो शुरू ही हुआ था, वह छोड़ दिया गया। व्यापार के इस नए क्षेत्र में भाग लेने के लिए यूरोप के विभिन्न देशों में कड़ा मुकाबला था। नई दुनिया से संपत्ति का जो प्रवाह हो रहा था, उस पर स्पेन और पुर्तगाल के एकाधिकार के बारे में पोप की ओर से एक आदेश जारी हुआ। अंग्रेजों और डचों को यह आशंका हो गई कि अमेरिका के संसाधनों पर इस प्रकार एकाधिकार के हो जाने से सारे यूरोप को खतरा पैदा हो जाएगा और वह इसे न होने देने के बारे में दृढ़ थे। अंग्रेजों ने अपने राष्ट्र के लाभ के लिए इस व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिए ठोस रूप से पहल की। इस संबंध में पहला सौदा 1553 में हुआ, जब अफ्रीका के तट से 24 नीग्रो लाए गए और उन्हें चुपचाप अंग्रेजों के हाथ बेच दिया गया था। इनमें सबसे ज्यादा साहसी और जो इतिहास में सबसे बड़े निर्दयी आदमचोर के रूप में कुख्यात हुआ, जॉन हाकिंस नाम का अंग्रेज था। एलिजाबेथ प्रथम से राजाज्ञा प्राप्त कर जीसस नामक एक बड़ा जहाज लेकर वह अफ्रीका से नीग्रो लोगों को लाने के लिए समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। उसने इन नीग्रो लोगों को वहां से लाकर स्पेन की बस्तियों में बेच डाला। इसके बाद स्पेन के एकाधिकार को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय कर सर फ्रांसिस ड्रेक ने हाकिंस का अनुसरण किया। इन साहसपूर्ण यात्राओं में एक दूसरे के जहाजों से माल की चोरी की घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद उठ खड़े हुए, जिनकी चरम परिणति स्पेन के युद्धपोतों के बेड़े के विरुद्ध संघर्ष हुआ और उसे नष्ट कर डाला गया। ध्यान देने की बात यह है कि इन झगड़ों में प्रत्येक राष्ट्र निर्लजतापूर्वक इस बात का दावा करता था कि उसके राष्ट्रिकों द्वारा नीनो लोगों को दूसरे के जहाजों पर से उड़ाकर अपने जहाजों में भर लेने का काम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं था, बल्कि सार्वजनिक हित में था, जिसे उनकी सरकार से समर्थन प्राप्त था। ऐसा लगता है कि गुलाम बनाने के उद्देश्य से नीग्रो लोगों को लाने के लिए जीसस नामक जहाज के उपयोग में निहित विडंबना पर्याप्त नहीं थी, इसलिए एक और घटना हुई जो उससे कम विडंबनापूर्ण नहीं थी। यह घटना थी मेफ्लावर नामक जहाज द्वारा प्लाईमाउथ रॉक पर पिलग्रिम फादर्स अंग्रेज प्यूरिटन मतावलंबी पादरी लोगों का दल के आगमन के साथ साथ बार्नेकल और अन्य समुद्री क्षतिकारक जीवाश्मों से क्षतिग्रस्त ब्रेकपोत 2 मस्तूल वाला जहाज पर 20 नीग्रो लोगों का वर्जीनिया में जेम्सटाउन में आगमन। यह जहाज जेम्स नदी तक गया और इसमें ये नीग्रो अमेरिका में वर्जीनिया की प्रथम सफल बस्ती के सभ्य साहसिकों के उपयोग के लिए लाए गए थे। इस प्रकार अमेरिका में नीग्रो लोगों और पिलग्रिम फादर्स को लाया गया, जो वहां एक ही समय में आए। पिलग्रिम फादर्स का उद्देश्य उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा करना और नीग्रो का उद्देश्य अपनी स्वतंत्रता को गंवाना था। जहां तक संख्या का संबंध है, अमेरिका की इन नई बस्तियों की जनसंख्या में नीग्रो लोगों की कुछ समय तक प्रमुखता रही। वास्तविक अर्थ में अमेरिका और उसके द्वीपों को मुख्यतः अफ्रीका से आए लोगों और नीग्रो लोगों ने बसाया। 1800 से पहले तक अमेरिका में जितने नीग्रो लोगों को लाया गया, उनकी संख्या वहां पर सभी यूरोपियनों की कुल संख्या से 20 गुनी से भी अधिक थी। यह अपरिहार्य था। यूरोप की जनसंख्या कम थी। यह लंबी लंबी लड़ाइयों के कारण और भी घट गई थी, और यह अपनी पिछड़ी हुई संस्कृति से उभर रहा था। यहाँ जो नीग्रो आयात किए गए, उनकी हैसियत बहुत समय तक अनिश्चित रही। डच लोग जिन 20 नीग्रो लोगों को लाए थे और जो जेम्सटाउन में उतरे थे, उन्हें बस्ती में तुरंत गुलाम की संज्ञा नहीं दी गई। उन्हें उसी आधार पर स्वीकार किया गया जैसे कि वे ठेके पर रखे गए नौकर हो। यह पता चला है कि वर्जीनिया नामक बस्ती के 1624 और 1625 के मस्टर रोलों में 23 नीग्रो लोगों के नाम दर्ज थे, जिनमें से सभी नीग्रो उसी श्रेणी के श्वेत लोगों की तरह सेवक के रूप में दर्ज थे।
यह भी लिखा मिलता है कि 20 नीग्रो लोगों के आगमन के 34 वर्ष बाद इनमें से एक एंथनी जॉनसन नामक नीग्रो ने न्यायालय से अपने समर्थन की पुष्टि के संबंध में यह आदेश प्राप्त किया कि जॉन कैस्टर नामक एक दूसरे नीग्रो की सेवाओं पर उसका स्थायी अधिकार है। गुलामी की परिभाषा 50 वर्ष तक निश्चित नहीं हुई और जिन उपायों से यह निश्चित हुई वे बहुत धीरे धीरे किए गए। शुरू में सेवा के संबंध में एक कानून होता था जो सभी सेवकों पर, चाहे वे नीग्रो हो या श्वेत, लागू होता था। ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों नीग्रो सेवकों और श्वेत सेवकों के साथ व्यवहार में अंतर किया जाने लगा। यह भेद इन बाहरी और विधर्मी लोगों के भय के कारण किया जाने लगा जो परंपरा और रीति रिवाजों में रचते पचते जा रहे थे। इस भय के कारण धीरे धीरे अफ्रीकावासियों की हैसियत में संशोधन हुआ और जो नीग्रो सेवक कहे जाते थे उन्हें नीग्रो गुलाम कहा जाने लगा। बाद में ज्यों ज्यों स्थिति बदलती गई त्यों त्यों सेवकों से संबंधित कानून और रीति रिवाजों में संशोधन होते रहे और अमेरिका की इन विदेशी बस्तियों में नीग्रो लोगों को गुलाम के रूप में रखने की प्रथा का विकास होता गया। सेवक से गुलाम के रूप में यह अंतरण 2 चरणों में पूरा हुआ। इस अंतरण का पहला चरण वह है जब नीग्रो लोगों को आजन सेवक के रूप में रखने की प्रथा को मान्यता दी गई। जैसा कि कहा जाता है, गुलाम होने का लक्षण यह नहीं है कि किसी की राजनीतिक या नागरिक स्वतंत्रता छिन जाती है, बल्कि इस क्षति का स्थायी और अंतिम होना है जो चाहे स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक हुई हो। यह अन्य प्रकार के दासत्व जैसे मध्यकालीन गुदस्तादार वैसेलेज और अर्ध गुलाम विलीनज तथा आधुनिक खेतिहर गुलाम सर्फडम और द्रव्य के बजाय मात्रानुसार तकनीकी सेवक सर्विट्यूड से भिन्न होता है जो स्थान या काल के आधार पर सीमित होता है। खेती करने वाले मालिक अपने श्वेत सेवकों की सेवा अवधि बढ़ाने के प्रयत्न में तो सफल नहीं हो सके, लेकिन इन अश्वेत लोगों के मामले में वे सफल हो गए। उनके प्रयत्नों को सार्वजनिक आधार पर समर्थन मिला क्योंकि इन अश्वेत लोगों के बारे में यह धारणा हो गई थी कि अगर इन्हें नियंत्रण में नहीं रखा गया तो ये खतरनाक हो जाएंगे। नीग्रो सेवकों को नीग्रो गुलाम के रूप में बदलने के लिए दूसरा उपाय यह किया गया कि गुलाम नीग्रो माँ की अवधि को बढ़ा दिया गया और उसके बच्चों को भी गुलाम बना दिया गया। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि नीग्रो माँ को अपने अधीन गुलाम बनाकर रखने से उसके बच्चों पर भी उसके मालिक का नियंत्रण हो जाता था। यह स्पष्ट है कि इन बच्चों के माँ बाप जीवन भर गुलाम रहने के कारण अपनी संतान के पालन पोषण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर सकते थे और इनका पालन पोषण भी मालिक पर निर्भर करता था। इस कारण इन बच्चों पर स्वतः मालिक का अधिकार हो जाता था। यह परिवर्तन कानूनी रूप में आने के बहुत पहले रीति रिवाज के रूप में हो गया था। कानून के रूप में इसे अमेरिका के विभिन्न राज्यों में 1662 से 1741 के बीच लागू किया गया। इस प्रकार नीग्रो गुलाम बन गए जो मूलतः केवल सेवक होते थे। ध्यान देने की बात यह है कि अफ्रीका में जो नीग्रो लोगों की जननी रहा है, गुलाम प्रथा वहां की मूल संस्था थी और बहुत पुरानी थी। दासत्व की सबसे अधिक प्रचलित विधियां ये थीं: 1 जन्म से ही गुलाम होने से, 2 कर्ज के बदले गुलाम के रूप में बिक जाने से, 3 युद्ध में पकड़े जाने पर गुलाम बना दिए जाने से, और 4 आपसी वैर या लोभ या लाभ से प्रेरित होकर किसी का अपहरण कर उसे गुलाम के रूप में बेच दिए जाने से। नीग्रो वस्तुतः गुलाम प्रथा से पूरी तरह हिले मिले हुए थे और उन्हें गुलाम और मालिक होने दोनों प्रकार का स्वयं अनुभव था। इसलिए जब किसी नीग्रो को जबरदस्ती मालिक से गुलाम बना दिया जाता और वह मालिक नहीं रह जाता था, तब किसी के हृदय में उसके प्रति वैसी ही सहानुभूति नहीं उत्पन्न होती थी। लेकिन अगर इसे अपने किए का उचित दंड भी मान लिया जाए तो भी उस नई दुनिया में जहां उसे लाकर रखा जा रहा है, गुलाम के रूप में उसकी स्थिति उन कष्टों के संदर्भ में जो उसे उसके नए और विदेशी मालिक देते थे, थोड़ा बहुत क्रोध तो पैदा कर ही सकती थी। नई दुनिया में जहां नीग्रो लोगों को गुलामी की प्रथा में ढाला जाने लगा, उन्हें कितने और किस प्रकार के कष्ट दिए जाते थे, यूरोप और एशिया के वासियों को उनकी कल्पना करना संभव नहीं। इन कष्टों का वर्णन इन्हें 3 शीर्षकों में बांटकर किया जा सकता है: पकड़े जाते समय का कष्ट, यात्रा में दिया गया कष्ट और जब उनसे काम कराया जाता है तब दिया जाने वाला कष्ट। पहला कष्ट तो उस प्रक्रिया में होता था जिस प्रक्रिया द्वारा गुलाम बनाने के लिए नीग्रो लोगों की धरपकड़ की जाती थी। शुरू में तट पर अचानक जहाज के पहुंचने पर उनकी धरपकड़ की जाती थी, लेकिन बाद में नीग्रो जहाजों की टोह लेना और भागकर जंगलों व झाड़ियों में छिप जाना सीख गए। बाद में ये समुद्री व्यापारी भीतरी इलाके में कभी कभी आ जाते और वे सामान्यतः स्थानीय व्यापारियों या छोटा मोटा धंधा करने वालों के साथ धंधा करने लगे। वे यूरोप से सस्ता माल जैसे कपड़ा, नकली मोती, लोहे से बना सामान, छोटी बड़ी बंदूकें और कारतूस, शराब आदि लाते और उसके बदले उनसे गुलाम और उनके कबीले के मालिकों को खरीद लिया करते। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शक्तिशाली कबीले के सरदारों ने इस प्रकार के माल, खासतौर से बंदूकों या शराब के प्रति कभी अनाकर्षण प्रकट किया हो या ऐसी वस्तुओं के प्रति वे कभी आकृष्ट न हुए हो। यह देखा गया कि छोटे से छोटे अपराध पर भी लोगों को दंड स्वरूप गुलाम बना लिया जाता था। निजी स्वार्थ के लिए कबीलों के बीच परस्पर लड़ाइयां,
शांति के समय औरतों और बच्चों का अपहरण अफ्रीकी जीवन का लगभग अभिन्न अंग बन गया और ज्यों ज्यों भीतरी भूभाग में व्यापार फैलने लगा, त्यों त्यों इन घटनाओं का सिलसिला भी बढ़ता गया। दूसरा कष्ट इन नीग्रो लोगों को तब भोगना पड़ता जब वे अमेरिका ले जाए जाते थे। इनके व्यापारी इनको खरीदने के बाद एक टोली में तट पर पैदल चलाते। इसमें आदमियों, औरतों व बच्चों का कोई ख्याल नहीं किया जाता था। कभी कभी इन्हें काफी दूर तक चलना पड़ता। आमतौर पर इनके पैरों में बेड़ियां पड़ी होती जिससे वे बचकर भागने न पाए। कभी कभी इनके गले में भी छल्ला तोप डाल दिया जाता था। यह छल्ला एक छड़ से एक लंबे पोल से बांध दिया जाता था जो स्लेव स्टिक कहलाती थी। इन्हें अपने अपने सिर पर खाने की सामग्री और रास्ते के लिए जरूरी अन्य सामग्री, हाथीदांत या अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध माल भी ढोना पड़ता था जो उनके खरीदार ने खरीदा होता था। यात्रा की यह कठोरताएं कमजोर नीग्रो लोगों को बहुत भारी पड़ती। जो गुलाम रास्ते में बीमार पड़ जाते उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता या उन्हें अपनी मौत मरने के लिए वैसा ही छोड़ दिया जाता। जिन रास्तों से ये गुलाम अक्सर ले जाए जाते थे उन रास्तों पर इधर उधर नर कंकाल या उसकी हड्डियां पड़ी मिलती। तट पर पहुंचने पर इनको गुलामों वाले जहाजों पर भर दिया जाता जो इनको ले जाने के लिए खासतौर से बनाए गए होते थे। जहाज के अंदर माल रखने वाली जगह को 3-3 फुट के अंतर पर आड़े तख्ते रख बांध दिया जाता था जिन्हें डेक कहते हैं। इनके बीच सीढ़ी होती थी। इस तरह जो खाने बने होते उनमें इन गुलामों को 2-2 की संख्या में बेड़ी पहनाकर लिटा दिया जाता था। आदमियों और औरतों को अलग अलग रखा जाता था। जहाज में जितने ज्यादा गुलाम भरे होते उतना ज्यादा लाभ होता, इसलिए इनको ढूंस ठूस कर इस तरह भरा जाता कि ये मुश्किल से करवट ले सकते थे। 150 टन वाले जहाज में 600 तक गुलाम भरे जाते थे। अफ्रीका के तट से ब्राजील तक का रास्ता छोटा था, लेकिन यहां से वेस्ट इंडीज तक के तथाकथित मिडिल पैसेज को, जो इन गुलामों के वितरण का मुख्य केंद्र था, खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण तय करने में कई हफ्ते लग जाते। अगर मौसम अच्छा होता तब गुलामों को ऊपर डेक पर लाया जाता और उन्हें व्यायाम के लिए नाचने को कहा जाता या उन्हें जबरदस्ती नचाया जाता था। ये अक्सर बीमार रहते और जो लोग खाना बंद कर देते उनको जबरदस्ती खिलाने के औजार इन जहाजों पर रहते। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वीकार किया गया कि औसतन इन गुलामों में से इनकी संख्या का छठा भाग इस समुद्री यात्रा में ही मर जाता था। जब यह यात्रा खत्म होती तब इन गुलामों की जांच होती और ये बेचे जाने के लिए तैयार किए जाते। तूफान या इनको ठीक तरह न रखने पर इनके जो जख्म हो जाते उनकी मरहम पट्टी कर दी जाती, लेकिन जहां तक मुमकिन होता इन जख्मों को छिपा दिया जाता। लेकिन बंदरगाहों पर एजेंट लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती कि इन पार्सलों में जो नीग्रो माल आया है वह खराब, घटिया या बुरी तरह से घिसा पिटा है। आखिर में जहाज पर या खुले बाजार में इन गुलामों को हर एक का नाम बताकर या बोली लगाकर बेचा जाता था। 18वीं शताब्दी में एक हटे कट्टे नीग्रो की कीमत बढ़कर 60 पाउंड तक हो गई थी। बीमार और घायल नीग्रो लोगों को कमजोर नीग्रो स्त्रियों और बच्चों के साथ मिलाकर बचे खुचे माल की तरह सस्ते दामों में बेच दिया जाता था। आखिर में जब ये नीग्रो खेतों तक पहुंचते तब उन्हें शेष जीवन में लिखे भोग को भोगने के लिए तैयार होने से पहले एक और संकट से गुजरना पड़ता था। काम पर लगाए जाने पर पहले कुछ महीनों की अवधि पक्का होने की अवधि कही जाती थी। इस दौरान नए गुलामों में से औसतन 1/3 गुलाम शरीर और मन से नई जलवायु या खाना पीना या परिश्रम में अपने को अनुकूल नहीं कर पाते और वे मर जाते थे। कुल मिलाकर इस प्रकार मरने वालों की, अर्थात जब इन गुलामों को पकड़ने के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती या धावे मारे जाते थे, जब उन्हें समुद्र तट तक पैदल चलाया जाता था, जब वह मिडिल पैसेज से होकर जाते थे और जब उन्हें पक्का किया जाता था, संख्या के बारे में स्थूल रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि हर एक अफ्रीकी नीग्रो पर जब उसे पक्का कर दिया जाता था, एक नीग्रो की मृत्यु होती थी। तीसरे प्रकार का कष्ट तब भोगना पड़ता था जब पक्के बनाए गए नीग्रो को जीवन की वास्तविक परिस्थिति से जूझना पड़ता था। नीग्रो गुलामों की पद्धति में उसके मालिक को 2 प्रकार के अधिकार मिले होते थे जो निर्विवाद होते थे। ये अधिकार थे स्वामित्व का अधिकार और दंड देने का अधिकार। स्वामित्व का अधिकार का बड़ा व्यापक अर्थ होता था। इस अधिकार के तहत मालिक को अपने नीग्रो गुलाम का सेवक के रूप में इस्तेमाल करने का ही अधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि वह उसे सेवा करने के लिए किसी दूसरे को बेच भी सकता था। वह पुश्तैनी आधार किसी दूसरे को दे सकता था। वह अपनी मर्जी के अनुसार जो चाहे कर सकता था। अधिकार की इस अवधारणा का आशय उस गुलाम के व्यक्तित्व के अधीन की गई संपत्ति के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करना था। संपत्ति के रूप में गुलाम की अवधारणा के कारण वह मालिकों द्वारा अपने कर्ज चुकाने की स्थिति में देय या अधिकृत किए जाने योग्य हो गया। अगर इस प्रकार गुलाम मुक्त भी हो जाए तो भी वह अपनी मुक्ति के पहले अपने मालिक के द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। गुलामों के व्यक्ति के बजाय संपत्ति के रूप में स्वीकार हो जाने पर उनकी कानूनी और नागरिक के रूप में स्थिति और भी सीमित हो गई। वह स्वयं कोई संपत्ति न रख सकता था और न उसका कोई उपयोग ही कर सकता था। यह रोम के कानून के अनुसार नहीं था, जहां गुलामों को अपनी संपत्ति बनाने व रखने का अधिकार था। इसे उसकी निजी संपत्ति पिक्यूलियन कहते थे।
हालांकि यह सीमित अधिकार था, तो भी यह महत्वपूर्ण अधिकार होता था, क्योंकि यह इस तथ्य को प्रमाणित करता था कि रोम का कानून यह स्वीकार करता था कि संपत्ति होते हुए भी गुलाम का अपना व्यक्तित्व है। चूंकि नीग्रो का गुलाम के रूप में कोई व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए वह न तो व्यापार और न ही अपना विवाह कर सकता था। मालिक द्वारा गुलाम को दंड दिए जाने के अधिकार की व्याख्या नीग्रो के प्रसंग में बड़े ही क्रूर होकर की जाती थी। 1829 में नॉर्थ कैरोलिन राज्य के न्यायालय में एक मामले में मुख्य न्यायाधीश ने एक मालिक को जिस पर अपने गुलाम को पीटने का आरोप था, बरी करते हुए यह व्याख्या की। यह कहना गलत है कि मालिक और गुलाम के बीच के संबंध माता पिता और उनकी संतान के बीच के संबंध जैसे होते हैं। जब भी माता पिता अपने पुत्र को कुछ सिखाते हैं, तब उनका उद्देश्य उसे इस योग्य बनाना होता है कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन कर सके, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे उसे नैतिक और बौद्धिक सीख देते हैं। गुलामों के संबंध में स्थिति भिन्न होती है। गुलाम को नैतिक सीख देने का तो अर्थ ही नहीं है। गुलामों की व्यवस्था का उद्देश्य मालिक को लाभ और उसकी सुरक्षा होता है। उसके गुलामों का इससे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता। उनमें अपने लिए कुछ करने का कोई सामर्थ्य नहीं होता। वे परिश्रम ही करते हैं, लेकिन उसका फल न तो उनको मिलता है और न उनकी संतान को। ऐसे लोगों को क्या नैतिक सीख दी जा सकती है जिससे उन्हें यह आश्वस्त किया जा सके कि उन्हें सहज भाव से या केवल अपने सुख के लिए परिश्रम करते का रहना है, क्योंकि यह असंभव है और शायद ही कोई मूर्ख इसे अनुभव ही या स्वीकार करेगा। यह कभी सच नहीं हो सकता। ऐसी सेवाएं उसी से अपेक्षित हो सकती हैं जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जो कि अपनी इच्छाओं को दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति में समर्पित कर देता गरी है। ऐसा अनुपालन तभी संभव है जब शरीर और मन के ऊपर किसी का पूर्ण अधिकार हो। इसके बिना अपेक्षित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मालिक को परम अधिकार होना चाहिए, जिससे गुलाम उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहे। दंड देने के बारे में मालिक के अधिकार की इस प्रकार की व्याख्या का अमेरिका में प्रभाव यह हुआ कि न्यायपूर्ण दंड के फलस्वरूप यदि कोई नीग्रो कभी मर जाता तो कानून उसे संयोग से हई घटना मात्र मानता था। दंड देने के इस अधिकार का मालिकों ने कितनी निर्दयतापूर्वक प्रयोग किया, वह 1787 में एंटीगिना के एक निवासी द्वारा लिखे गए पत्रों के उद्धरणों को पढ़कर अनुभव किया जा सकता है। लेखक कहता है, नीग्रो लोगों को पौ फटते ही उठा दिया जाता है और 20 से 60 तक या उससे भी अधिक संख्या में टोलियां बनाकर उन्हें श्वेत निरीक्षकों की देखरेख में काम पर लगा दिया जाता है। ये लोग यहाँ कभी स्कॉटलैंड से आकर ठेके पर मजदूर के रूप में काम करते थे और अपनी लगन और मेहनत से इन बागानों में अक्सर हाकिम बन जाते थे। इन हाकिमों के नीचे इन नीग्रो लोगों से काम कराने वाले होते। ये लोग अधिकतर अश्वेत होते थे या गोरी व काली नस्ल के भादी शक्ल के वर्णसंकर होते हैं। इनको काम पर होते समय कोड़े दिए जाते हैं, जिनसे वे लोगों को दंडित कर सकें, और उन्हें नीग्रो लोगों को जब कभी उन्हें काम में ढिलाई करते देखें, तब उन्हें इन्हीं कोड़ों से मारने का पूरा अधिकार होता है। उन्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं रहता कि यह ढिलाई सुस्ती या थक जाने के कारण है। नहीं, वे इस बात का ख्याल करते हैं कि नीग्रो की उम्र क्या है, या वह पुरुष है या स्त्री। 12 बजे उन्हें अंदर कर लिया जाता है, अर्थात काम पर से छुट्टी मिल जाती है, जिससे वे फिर काम करने के लिए हरे भरे हो सके। ठीक 12:30 बजे घंटी बजती है, तब वे बाहर निकल पड़ते हैं और अपने काम पर तब तक लगे रहते हैं जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता। इस द्वीप पर गुलामों को जो दंड दिया जाता है वह तरह तरह का और अत्यंत यातनापूर्ण होता है। इनमें एक है थंबस्कू, अर्थात अंगूठों को एक दूसरे पर रखकर मशीन द्वारा दबाना, जिससे मर्मांतक वेदना होती है। लोहे की नेकलेस एक तरह का बड़ा छल्ला होता है, जिसे लॉक करने के बाद गले में डाल दिया जाता है। अक्सर इसके बाद एक और छल्ला डाल दिया जाता है। इसे गले में डाल देने के बाद पहनने वाला अपना सिर इधर उधर मोड़ नहीं सकता है। इनके बूट भी लोहे के लंबे पाइप सरीखे होते हैं। इनका घेरा पूरे 4 इंच का होता है और वे घुटनों तक आते हैं। इन गुलामों को ये बूट अवश्य पहनने पड़ते हैं और इन्हें पहनकर ही काम करना पड़ता है। दोपहर के समय गले में लोहे के छल्ले और पैरों में लोहे के बूट पहने शहर की सड़कों पर अक्सर ये दिखाई पड़ जाते हैं। स्पर लोहे के छल्ले होते हैं जो बूट जैसे ही होते हैं। इनमें 3 से 4 इंच तक लंबी नुकीली छड़ें लगा दी जाती हैं और इन्हें आड़ा करके रखा जाता है। शरीर के चारों ओर सांकल पहनाकर उसे ताले से जकड़ देना इन दलित प्राणियों को सताने का एक और तरीका है। इन गुलामों के सभी मालिकों को एक की गलती के कारण एक जैसा समझना भयंकर गलती होगी। प्रालिकों के प्रति गुलामों का अक्सर दोस्ताना रवैया होता और इसी तरह गुलामों के प्रति मालिकों का रवैया भी कृपापूर्ण होता। जो भी हो, यह व्यवस्था पूर्णतः आर्थिक आधार पर आश्रित थी, जिसके कारण यह समझा जाता था कि मनुष्य का सृजन भी एक साधन के रूप में हुआ है और उसका इस्तेमाल मनुष्यता का ख्याल किए बिना किया जा सकता है। इस बात को पुष्ट करने के लिए और अधिक उदाहरण देने की अब आवश्यकता नहीं है कि अतीत में भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी निम्न पराधीन और अधिकार विहीन वर्ग होते थे। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पृथक वर्ग के रूप में यह पराधीन और अधिकार विहीन वर्ग लुप्त हो गए और समाज का अभिन्न अंग बन गए। प्रश्न है, अस्पृश्यता क्यों नहीं लुप्त हुई?
इसके अनेक कारण हैं। इन पर अगले अध्यायों में चर्चा की जाएगी।